नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये क्या है नेशनल आई पढ़ा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाश समय समय पर किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखो एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाश समय समय पे किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है CSO द्वारा। किसके द्वारा? CSO द्वारा। ठीक है, CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। देखो ये जो एनर्जी स्टैटिक्स है ना, एनर्जी स्टैटिक्स, ये तो है एनर्जी स्टैटिक्स। एनर्जी स्टैटिक्स है एक भारत सरकार का एक वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, ये CSO अब तो NSO हो गया ना, क्योंकि CSO और NSSO को क्या किया गया, कंबाइंड करके पूरा एक बना दिया गया NSO। कब बनाया गया था? ये 2019 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्या करती है ना, इसमें भारत के जो ऊर्जा उत्पादन होता है, उपभोग होता है, आयात निर्यात होती है, क्षेत्रवास उपयोग के आंकड़े जो होती है ना, वो यही जारी करता है CSO। ठीक है, सतत विकास के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, कह रहा है 12 जुलाई 2006 को नेशनल सांख्यिकी आयोग NAC ने अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। देखो ये जो है ना, ये मानो तो करंट अफेयर से भी जोड़ के देख सकते हो, नहीं तो उस समय की है, तो ये इसको किया गया था तेंदुलकर समिति। ये है तेंदुलकर समिति। देखो 12 जुलाई 2006 को नेशनल सांख्यिकी आयोग NSA ने अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने तेंदुलकर। अब देखो आपको तेंदुलकर समिति की बहुत सारा आप सुनते आ रहे होंगे कि ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की क्या है 2006 की किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में सांख्यिकी तंत्र को मजबूत करना और स्वतंत्रता और विश्वसनीय बनाना। प्रोफेसर तेंदुलकर बने, ये क्या है, और ये पता है क्या करते हैं? आपने तेंदुलकर समिति का नाम सुना होगा, ये गरीबी को मेजरमेंट करते हैं, गरीबी को मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटेंट का जन्मदाता कौन है? तो पता है ये है साइमन कूजनेट्स। ठीक है, साइमन कूजनेट्स। देखो साइमन कूजनेट्स ने ही 1930 में अमेरिका के जो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को विकसित किया। इन्हें ही राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक साइंटिफिक पद्धति दी, इसीलिए इसको फादर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग भी कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये 1930 में किया गया था। पता है ये आगे चल के पता है इनको 1971 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला था इनको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो जन्मदाता है ना, वो है साइमन कूजनेट्स। ठीक है, तो कह रहा, जूम कर देता हूँ, मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो फंस जाता है, मेरे पास उतना नहीं है भाई, हैवी टाइप वाला लैपटॉप नहीं है, हैंग करने लगता है। देखो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व किन कारणों से है? राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन किया जाता है वो किन कारणों से? देखो राष्ट्रीय आय इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के संरचना का पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था की संरचना का पता चलता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादित स्तर और लोगों की आय का स्तर का पता चलता है। बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के बारे में नीतियों के निर्माण की सहायता प्राप्त होती है। बिल्कुल ये सभी सही है। देखो राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन है ना, 3 विधि से किया जाता है। मतलब जब भी हम राष्ट्रीय आय
के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, उसमें 3 विधि होती है। देखो आपको पता है ना कि राष्ट्रीय आय की जानकारी प्रोडक्शन से, उसकी इनकम कितनी है, बहुत सारे निवेश कितना हो रहा है, विकास दर कितना है, गरीबी कितना है, ये सब तो हमें पता चलती है राष्ट्रीय आय से, हमारे देश की राष्ट्रीय आय से, कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो कितना अर्निंग कर रहे हैं एक वित्तीय वर्ष में, ये बताती है। ठीक है, तो इसलिए अगर देखोगे ना तो आर्थिक नियोजन मतलब फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग माना जाता है। मतलब कोई भी सरकार जब भी मान लो अगर कोई योजना निकालना है, कोई पॉलिसी बनाना है, तो राष्ट्रीय आय को कितने भर में बनाया जाता है, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं है ना, सरकार कहाँ से पैसा लाएगी। मान लो बहुत बड़ा योजना बना दिया और सरकार के पास फंडिंग ही नहीं है, तो योजना असफल हो जाएगा ना। तो इसलिए कोई भी योजना बनाने से पहले क्या किया जाता है, उन पे बहुत सारा रिसर्च किया जाता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगी, आम पब्लिक से ही आएगा, और आम पब्लिक का इफिशिएंसी कितना है वो सरकार को पता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सरकार काम करने से पहले बहुत बार सोचती है, क्योंकि सरकार देखो अगर कोई ऐसा काम कर दे जिससे पता चला कि ले हो गया, ऐसा होता ना। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय गणना केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी समय सीमा के आधार पर किया जाती है। तो सबको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में किया जाता है, यही हमारा वित्तीय वर्ष है, ये हमारा देश का वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में यही किया जाता है। ठीक है, आय का गणना। किसी देश का राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है, किसी देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य एक निश्चित अवधि में समाज की संपूर्ण आय का योग, एक निश्चित अवधि में समाज के संपूर्ण व्यय का योग। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर सभी होगा, सभी होगा, क्योंकि उत्पादित सभी वस्तु का सेवाओं, समाज में तो ना जो हमारा सोसाइटी है उसकी भी तो हम संपूर्ण आय योग करेंगे, और जो समाज में संपूर्ण कितना खर्च किया वो भी। देखो जो नेशनल आय होती है ना, वो हमारे देश के जो भी लोग हैं, जैसे हमारे देश में जितने नागरिक हैं, वो नागरिक के द्वारा एक वर्ष में जो भी उत्पादन और सेवाएं की वो सब राष्ट्रीय आय में काउंट होगा। क्या विदेशी लोगों के भी काउंट होगा? नहीं, विदेशी लोग यहाँ काउंट नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने बिजनेस में मान लो 50,000 करोड़ इनकम किया, तो भाई 50,000 करोड़ किए तो नेशनल इनकम हो गया, लेकिन टैक्स भी तो दिए सरकार के ना, यही सब होते, तो आपका नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सारे आंसर सही होगा कि अब देखो नेशनल आय क्या होती है कि एक अवधि में, आमतौर एक वर्ष में नागरिकों को द्वारा, जब भी बात किया जाना है ना राष्ट्रीय आय का, तो नागरिक घुसाना यहाँ जरूरी होगा, नागरिक, क्योंकि नागरिक हमारे देश के होंगे, उसी देश के नागरिक द्वारा सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक जो मूल्य होती है ना, वही नेशनल इनकम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का मापन की विधि है। तो देखो इसमें सभी है, राष्ट्रीय आय मापन का विधि होती है, प्रोडक्शन से भी करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन से भी करते हैं, इनकम से भी करते हैं, और एक्सपेंडिचर से भी करते हैं, उत्पादन विधि से भी, आय विधि से और व्यय विधि से, तो सभी। ठीक है, तो निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय का जो मापन विधि है ना वो तीनों है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, उत्पादन विधि या आय विधि या व्यय विधि। ठीक है, भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO राष्ट्रीय आय का मापन हेतु किस विधि का प्रयोग करता है। देखो हमारा जो CSO है ना, CSO तो अब नहीं रहा, अब NSO है, NSO है। तो CSO किस विधि के द्वारा हमारा ये क्या बोलते हो मापन करता है। तो जो CSO है ना वो जनरली सभी विधि का उत्पादन करता है, उत्पादन विधि का भी उपयोग करता है, आय विधि का भी करता है और व्यय विधि का, तो इसमें सभी करते हैं। क्यों करते हैं, देखो ये डिपेंड, देखो क्या करती है ना, जो CSO है वो अलग अलग विधियों का उपयोग करता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे मेजर कर रहा है। जैसे कृषि और अगर औद्योगिक क्षेत्र में तो उत्पादन विधि यूज कर लेता है, सेवा क्षेत्र में तो आय विधि कर लेता है, कुल मांग और खर्च में तो व्यय विधि कर लेता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीनों विधियों अपनाई जाती है ताकि परिणाम सटीक और तुलनात्मक मिले।
इसका कोई एक पार्टिकुलर विधि नहीं, तीनों विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है ना? तो 37 तक हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, यहाँ तक टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो मैंने आपको देखोगे चैनल पे, मेरे चैनल पे आओगे ना तो आप देखोगे मैंने बहुत अच्छा सा समझाया है। शायद आपने पहली बार इतना डिटेल में समझा होगा, पूरा एकदम देसी भाषा में, जो आपका ब्लड में जाके घुल जाएगा। और जब ब्लड में घुलेगा तो दिमाग में घुलेगा। पता है ना, जो चीज़ ब्लड में घुसती है वो दिमाग में घुस जाती है, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहता है, यही कहता है ना कि जो चीज़ हमारा दिमाग में घुसेगा वो ब्लड में घुसेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि दिमाग को लोड कम दो, मतलब लोड नहीं। तो बात पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। देखो नहीं है, उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है। कौन सा विधि? निर्यात आयात विधि नहीं है। निर्यात और आयात विधि हम लोग नेशनल आय को नहीं मापते हैं, हम लोग इसमें मापते हैं। एक तो प्रोडक्शन में मापा जाता है, प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया। इस विधि से हम लोग मापते हैं। निर्यात आयात विधि को हम लोग नहीं मेजर करते हैं। देखो जी, इसको कम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब इसमें उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि को मापा जाता है। निर्यात और आयात विधि हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। अगला कह रहा है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो देखो इसमें किसे शामिल किया जाता है, तो जनरली लगान को, लगान मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया, मजदूरी को, वेतन को, ब्याज को, लाभ को, यही यही किया जाता है। ठीक है, ज्यादा यही किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ। ठीक है, इसमें सारा अकाउंट होती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें राष्ट्रीय आय में ये मेजरमेंट में ये सारे काम आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने किस वर्ष राष्ट्रीय आय आंकलन के लिए आय और उत्पाद विधि के साथ व्यय विधि को भी जोड़ा था। तो ये जोड़ा था। देखो इसके बारे में समझते हैं। देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर इसका नहीं होगा। आगे देखो इसको जैसे जैसे यहाँ पे लगान, लगान का मतलब वो लगान नहीं, लगान का मतलब होता है मजदूरी। जैसे वेतन, मजदूरी, जैसे श्रम की आय, मजदूरी, ये सब ना, तो ये सब समझ ही रहे होगे, इसमें शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो सीएसओ है, सीएसओ 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 ने किस वर्ष राष्ट्रीय आय आंकलन के लिए आय और उत्पादन विधि के साथ व्यय विधि को भी जोड़ा। तो ये जोड़ा था 1971 में। कब जोड़ा था? ये जोड़ा था 1971 में। कब जोड़ा था? 1971 में। बस याद रखो, ये डाटा है ना, डेटा तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। अगला कह रहा है कि 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस आधार पर किए थे? किस आधार पर? किस आधार पर किए थे? किस आधार पर किए थे? तो ये आय विधि पर किए थे, आय विधि पर। इन्होंने आय विधि पर किए थे ना। आंसर क्या होगा? आय विधि, आय विधि पर किए थे। दादा भाई नौरोजी ही ना बोले थे कि 20 रुपया प्रति वर्ष आय है। और इन्होंने ही एक प्रसिद्ध बुक भी लिखे थे। कौन सा बुक था? प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखे थे? 1909 में। 1909 में लिखा गया था ये बुक। कौन सा बुक था? प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बाद में पता है इन्होंने एक थ्योरी भी दिए थे, जिनका क्या नाम था? ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी में ही बोला था कि जो भारत का अंग्रेज जो है ना, यहाँ से सारे संपत्तियां उठा उठा के सब विदेश में पहुंचाए जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये था आय विधि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आय विधि यहाँ तक क्लियर?
भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र को सेक्टर और उप सेक्टर में बांटा गया है। तो देखो 4 सेक्टर में बांटा गया है, 4 सेक्टर और 10 उप सेक्टर। 4 सेक्टर और 10 उप सेक्टर। देखो 4 सेक्टर होगा ना, 4 कहाँ, देखो ये ऑप्शन हो जाएगा, 10 है, ऐसे 10 है, यहाँ पे 10 लेकिन 4 ही है। ऑप्शन बी, देखो कैसे मैं बताता हूँ। देखो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेक्टर। ये कौन सा पेन ले लूं, ना पेन लेंगे, पेन लिया जाएगा, पेन सही रहेगा। ठीक है, हाँ। अगला है 4, देखो क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा है। तो 4 सेक्टर में और 8 उप सेक्टर में। कैसे, एक तो कृषि सेक्टर है जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हो, एक सेकेंडरी सेक्टर है जिसको उद्योग सेक्टर बोलते हैं, एक सेवा सेक्टर है जिसको टर्सरी सेक्टर बोला जाता है, और एक मिसलेनियस जिसको वृद्धि सेक्टर बोलते हैं। तो 4 सेक्टर है और कुल उसका 10 सब सेक्टर है। ठीक है, कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, बिजली, निर्माण, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक। तो टोटल मिला के देखोगे ना तो 10 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 है टोटल, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है तो चलेगा, 8 भी मार सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो जनरली 4 सेक्टर को मानते हैं। आप दिमाग में आपको आ रहा 3 सेक्टर नहीं, 4 सेक्टर को लेते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और मिसलेनियस। प्राइमरी सेक्टर मीन्स कृषि, उद्योग सेक्टर, सेवा क्षेत्र और विधि। आपको पता है कृषि क्षेत्र उसको बोला जाता है तो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये मतलब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हम लोग ऐसे हम पढ़ा चुके हैं सेक्टर, आप देख लेना मेरे चैनल। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि को निम्न में किन नामों से जाना जाता है, किन नामों से जाना जाता है। तो इनमें से सभी, जो राष्ट्रीय आय के मापन के उत्पादन विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो मूल वृद्धि भी है, औद्योगिक उद्गम वृद्धि भी है और शुद्ध उत्पाद वृद्धि भी है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधि है ना, विधि उसको मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, औद्योगिक उद्गम वृद्धि भी कहते हैं और शुद्ध उत्पाद वृद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, उत्पादन विधि को कई नाम से जाते हैं, जैसे वैल्यू एडेड मेथड, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड, फिर नेट आउटपुट मेथड। इसी का हिंदी में लिखा गया है वैल्यू एडेड मेथड। ये है वैल्यू एडेड मेथड, ये है वैल्यू एडेड मेथड। फिर दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड हो गया। फिर है नेट आउटपुट मेथड। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रत्येक इंडस्ट्री या उत्पादन में मूल वर्धित वैल्यू को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया। पहला श्वेत पत्र जारी किया था 1950 में। ये किया गया था 1950 में। कब किया गया था, 1950 में श्वेत पत्र। देखो श्वेत पत्र क्या होती है ना, जब स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय आय का जब अनुमान लिया गया तो एक पेपर, व्हाइट पेपर पे नेशनल इनकम प्रकाशित किया गया। उसमें परिभाषा थी, कैसे कैसे करके भारत की आर्थिक नीति बनाया जाएगा वो सब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मूल्य क्या होता है। देखो एक वर्ष में, देखो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होती है ना, इसमें देखो वो चीज भी शामिल किया जाता है जो विदेशी कंपनियां भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। तो एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, नहीं सेवाएं भी होगा, तो ये नहीं होगा।
एक वर्ष में किसी देखो सेवाएं नहीं, किसी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, एक वर्ष में किसी उत्पादित सभी अंतिम और सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर डी देखो ये सही होगा कि एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो हमारा जीडीपी होगा। समझ रहे हो ना, ये होगा जीडीपी। देखो जीडीपी जो होती है ना, जीडीपी उसी को बोला जाता है कि एक वर्ष में देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। अब देखो सीमा के भीतर जो है ना, वो भारत की भी कंपनियां प्रोडक्शन कर रही है और विदेशी कंपनियां भी प्रोडक्शन कर रही है। तो क्या हम विदेशी कंपनियों को काउंट करेंगे जीडीपी में? बिल्कुल करेंगे। हाँ, इसमें इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते हैं, इसमें फाइनल जो होती है ना वस्तुएं उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी का फॉर्मूला यही होता है। अगर जीडीपी का फॉर्मूला लिखोगे तो ये होती है कि कंजप्शन कितना किया, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, गवर्नमेंट ने कितना किया, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट जो होगा ना वो हमारा जीडीपी कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। आप कह रहा है भारत में सकल घरेलू उत्पाद हो तो समय सीमा क्या रखी गई? तो एक वर्ष रखी गई ना, एक ही वर्ष तो माने जाएंगे, 2-3 वर्ष नहीं मानते हैं। और भी एक वर्ष क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखते हैं। एक एनुअली होता है ना प्रतिवर्ष, उसको रखा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, और आपको पता है कि जो आंकड़ा जारी करता है ना वो 3 बार, आप देखोगे ना जीडीपी की हर बार आंकड़ा जारी होते रहता है हमारे अनुसार, देखोगे तो। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि देखो मैं शॉर्ट में रिवीजन कराता हूँ कि राष्ट्रीय आय की पहली जनगणना दादा भाई नौरोजी ने किया था आय विधि से 1868 में। फिर स्वतंत्र भारत की पहली गणना 1948 से 1949 में। सीएसओ की स्थापना 1950 में। एनएसओ की भी स्थापना 1950 में किया गया। फिर पता है सीएसओ और एनएसओ को दोनों को क्या किया गया, मर्ज करके बना दिया गया एनएसओ, जो 2019 में हुआ था। एनएससी का गठन 2006 में हुआ था सुरेश तेंदुलकर की समिति के अध्यक्ष पे। राष्ट्रीय आय की विधि तीनों, उत्पादन, आय और व्यय। जीडीपी का आधार वर्ष क्या है, 11-12। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अब आगे चलते हैं। देखो आगे जो है ना ये थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यहाँ तक मैंने अच्छे से समझा दिया है जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो जो इकोनॉमिक्स है ना, बहुत सारे बच्चे को हार्ड लगता है, लेकिन नहीं, हार्ड नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़ा समझने की चीज होती है ना हर चीज, और इसको सिंपल भाषा में आपको समझना चाहिए। ज़्यादा हाई हाई लैंग्वेज का यूज करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो ना, देसी भाषा, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, डेली लाइफ सा। आपका इनकम क्या है, आपका बजट क्या है, जैसे देखते हो ना हर समय तो इकोनॉमिक्स के ही बात करते हैं हम लोग। जैसे आप मान लो आज आप पढ़ाई कर रहे हो, कल के दिन दरोगा बन जाओगे, तो दरोगा बनोगे तो एक आपका फ्यूचर प्लानिंग होगा ना, तो सारा इकोनॉमिक्स से ही होगा। आपका बजट क्या होगा, आप क्या क्या प्लानिंग करोगे, सब इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मानते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? तो देखो समझो, जो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, मतलब इसको बोला जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घर का सामान। तो घर का सामान देखो जब भी होगा तो राष्ट्रीय उत्पाद में से हम विदेशी से प्राप्त आय जो विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा घर का आय मिल जाएगा। जैसे मान लो हमारा देश में 2 लोग हैं, एक तो देखो हमारे देश में 2 पर्सन है, मान लो 2 पर्सन है। एक पर्सन है जो राम है और एक पर्सन है जो मोहन है। राम जो है वो देश में रह के काम कर रहा है, मतलब इंडियन देश में रह के काम कर रहा है, और एक पर्सन मोहन है जो विदेश में रह के काम कर रहा है। तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताना है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा मोहन जो है वो भी इंडियन है लेकिन वो विदेश में रह के काम कर रहा है, तो उसको शुद्ध आय के बराबर करेंगे तो ये होगा। मतलब कह सकते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट वो होती है
जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो होता ही होता है, विदेश से जो प्राप्त शुद्ध आय होती है ना, नेट फैक्टर, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि विदेश विदेश आय से शुद्ध आय को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर नेशनल प्रोडक्ट आया 500 करोड़ और विदेशी शुद्ध आया 20 करोड़, तो माइनस कर दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध आ जाएगा। घरेलू उत्पाद हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे, बाहरी लेवल पे नहीं। विदेशी विदेशी आय से जो प्राप्त शुद्ध आय होगा ना, उसको माइनस कर देंगे, हमारा डोमेस्टिक मिल जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू उत्पाद के तुलना में राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है। और दूसरा है कि राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जुड़ी होती है, जबकि घरेलू उत्पाद नहीं। देखो समझो, इस क्वेश्चन को सही से समझो। जो घरेलू उत्पाद की तुलना में राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है। देखो कैसे, जो जीडीपी होता है ना, वो जीडीपी में विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय होता है उसको प्लस तो करते हैं, प्लस कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू उत्पाद से ज्यादा व्यापक होता है, ब्रॉड कंसेप्ट है। क्योंकि जीडीपी केवल देश के सीमाओं के भीतर को ही उत्पादन बताता है, जबकि जीएनपी जो है ना, वो देश के नागरिकों द्वारा विदेश से अर्जित आय को भी जोड़ता है। समझ रहे लोग। देखो समझो यहाँ पे, जो घरेलू उत्पाद के तुलना में राष्ट्रीय उत्पाद की जो धारणा है वो विस्तृत धारणा है। बिल्कुल सही बात है, विस्तृत धारणा है, सही है, विस्तृत है। समझो, ऐसे समझो। आपने देखो, आपने पढ़ा होगा जीएनपी, जीएनपी पढ़ा होगा। जीएनपी क्या होती है ना, किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको जीएनपी कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो हमारे विदेशी लोग यहाँ रह रहे हैं उसकी प्रोडक्शन को घटा देते हैं, और जो हमारे विदेश में पब्लिक लोग रह रहे हैं उसको जोड़ लेते हैं। जीएनपी में ऐसा किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जीएनपी में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जीएनपी में होती है वो जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय को जोड़ लिया जाता है। समझ रहे हो ना। हाँ, इसीलिए राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से ज्यादा व्यापक ब्रॉड कंसेप्ट है। नहीं समझा, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। मैं समझाने के लिए पूरा जिम्मा लिया हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखो एक होती, देखो एक होती है नेशनल इनकम, समझ लेते हैं। एक होती है नेशनल इनकम, एक होती है जीडीपी, और एक होती है जीएनपी, और एक होती है एनएनपी, और एक होती है एनडीपी। यही ना होती है। देखो समझो, नेशनल, सबसे पहले हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम में क्या होती है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में नागरिकों के द्वारा, यहाँ पे देखो नागरिक की बात आएगा, नागरिक नागरिक की बात आएगा, नागरिक की बात आएगा, नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, मतलब मौद्रिक मूल्य होता है, वो नेशनल इनकम होता है। ठीक है, नागरिक के द्वारा एक वर्ष में। ठीक है, ये होती है सिंपल एक ब्रॉड में नेशनल इनकम। लेकिन जीडीपी में क्या होती है समझते हैं। जीडीपी में क्या किया जाता है, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु मतलब उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में क्या होती है ना, जो विदेशी कंपनियां रह रही है उसको भी हम लोग काउंट करते हैं, और देश वाले तो काउंट करें ही करेंगे। तो जीडीपी का सीधा फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना कंजप्शन हुआ, कितना गवर्नमेंट ने कंजप्शन किया, और नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट, यही जीडीपी होता है। पूरा काउंट कर लेते हैं जीडीपी में। लेकिन जब जीएनपी की बात आती है ना, तो जीडीपी तो काउंट होता ही होता है, इसमें जीडीपी काउंट होता ही होता है। लेकिन इसमें क्या होती है ना, नेट इनकम काउंट किया जाता है। नेट इनकम, नेट इनकम। अब नेट इनकम क्या होती है समझते हैं। जैसे क्या होती है ना, मान लो कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है, बहुत से
तो वो प्रोडक्शन करेगी तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे जीएनपी में। और जो हमारे इंडियन है वो विदेश में रह रहे हैं, वो इनकम कर रहे हैं, तो उसको काउंट करेंगे जीएनपी में। तो ये होती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब एनडीपी क्या होता है, एनडीपी सीधा होता है ना जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारा बन जाता है एनडीपी, ये बन जाता है एनडीपी। एनएनपी क्या होता है ना, जीएनपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनएनपी बन जाता है। तो देखो मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो ये जो एनएनपी है ना, एनएनपी ये माप फैक्टर कोस्ट पे ही मेजर किया जाता है, नेशनल इनकम को फैक्टर कोस्ट पे ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी को बोला गया है क्या, क्या आपका जीएनपी जीडीपी से ज्यादा व्यापक है, बिल्कुल ज्यादा व्यापक है। यही बोला गया है कि हमारा जो घरेलू उत्पाद है मतलब जीडीपी जीएनपी से की धारणा एक विस्तृत है, बिल्कुल ज्यादा ज्यादा विस्तृत है। फिर कह रहा राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जुड़ी होती है, जबकि घरेलू उत्पाद में नहीं, बिल्कुल ये भी बात सही है। जीडीपी में नहीं करते हैं जबकि जीएनपी में करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक और दो। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या होती है, यही होती है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को हम घटा देते हैं ना तो हमारा बन जाता है सुधा। देखो ये मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कि अगर मैं एनडीपी निकालना चाहता हूँ, एनडीपी निकालना चाहता हूँ तो जीडीपी में से आप क्या करो, मूल्यह्रास को माइनस कर दो, मूल्यह्रास को माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा। अगर मैं मूल्यह्रास निकालना चाहता हूँ, मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जीडीपी और एनडीपी का डिफरेंस ही तो होगा। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है, देखो यही क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो मूल्यह्रास अस्थाई पूंजी की घिसावट टूटी फूटी तकनीक होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर मूल्यह्रास होता है, ठीक है। अब कह रहा सकल घरेलू उत्पाद की मौद्रिक मूल्य क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसका, जीडीपी, जीडीपी की बात हो रही है। तो जीडीपी की बात हो रही है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं, यही ना जीडीपी होगा, यही ना होगा जीडीपी। एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होगा उसी को जीडीपी कहेंगे। देखो ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी रखना, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जीडीपी ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया ना भाई। देखो मैं बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी तरीका से ना होगा। क्योंकि आप जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो ना, ये ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। उधर वाले फैक्चुअल चीज इकोनॉमिक्स में अब कम आते हैं और कंसेप्चुअल चीज ज्यादा आते हैं, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखो कह रहा है कि एक वर्ष में एक देश के घरेलू सीमा के अंदर सभी उद्यमी द्वारा सकल वृद्धि योग को क्या कहा जाता है। मतलब एक वर्ष में एक देश के घरेलू सीमा के अंदर सभी उद्यमियों द्वारा सकल मूल वृद्धि का योग क्या कहलाता है। तो देखो इसको अगर आप समझते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। आप कहोगे बाजार कीमत पे क्यों, तो समझते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, देखो एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर की बात हो रही है और उद्यमियों के द्वारा, उद्यमी मतलब जो इंटरप्रेन्योर होता है उसके द्वारा सकल मूल वृद्धि, सकल मूल वृद्धि का मतलब होता है कि जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या होती है ना कि जब पूरे देश के सभी उद्योग में जीबीए को जोड़ते हैं ना तो मार्केट प्राइस मिलता है,
समझो, जीडीपी एट जब मार्क, देखो क्या होती है ना, जब हम इसको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं, इसको ऐड करना पड़ता है, जीबीए को ऐड करना पड़ता है, साधन लागत पे नहीं, बाजार कीमत पे नहीं। बाजार कीमत पे सकल की बात नहीं हो रहा, सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, साधन लागत तो होगा ही नहीं। तो बाजार कीमत पे जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, उसमें हम जीबीए जोड़ देते हैं, तो हमारा बन जाता है बाजार कीमत। समझ रहे हो ना, मतलब जब पूरे देश के सभी उद्योगों में जीबीए का मतलब होता है सकल मूल्य वृद्धि, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड को जब हम जोड़ते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। यही देश के कुल आर्थिक उत्पादन का वास्तविक मापन है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सही है। मूल वृद्धि, उत्पादन वृद्धि माइनस मध्यवर्ती प्लस मध्यवर्ती। देखो गुना वाला जो होगा ना, उसको हम आंख मूंद के काट दो, गुना फुन्ना से मतलब नहीं होता इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये क्या होती है ना कि जब मूल वृद्धि की बात करते हैं ना, तो उत्पादन वृद्धि में मध्यवर्ती को घटा देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब जो इंटरमीडिएट चीज होती है ना, उसको माइनस किया जाता है वैल्यू एडेड में। समझ रहे हो ना, यह बताता है ना कि प्रत्येक इकाई में अर्थव्यवस्था में कितना वैल्यू जोड़ा गया। तो जीडीपी की जो प्रोडक्शन मेथड होता है ना, इसी में ये जोड़ा जाता है। तो मूल वृद्धि में उत्पादन वृद्धि माइनस करोगे मध्यवर्ती उपयोग को, तो मुझे मूल वृद्धि मिलेगा। मूल वृद्धि का मतलब जीबीए, वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड। उत्पादन में कितना, मध्यवर्ती को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन किया जाता है मूल्यह्रास घटाकर। मूल्यह्रास, अब किसको मूल्यह्रास घटाकर, देखो बाजार की कीमत पर एनडीपी का मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो जीडीपी किस पे, मार्केट प्राइस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी हो जाएगा। बी कैसे, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो जीडी एन डी पी बराबर क्या होती है, जीडीपी में